लाखों हमारे दिव्यांग दृष्टिबाधित भाई बहन है, उनके लिए काम करने की जरूरत है। मैं उनकी इन बातों को ना नहीं कह सका। हमने तो वहां फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, सुलह कर ली, लेकिन वहां पीछे विलन बहुत थे। वो कहां मानने वाले थे कि इकलौती लड़की किसी स्ट्रीट हॉकर को दिल देके आई जिसका कोई भविष्य नहीं है, पूरा जिंदगी अंधकारमय है। लेकिन वो चाहते थे कि लड़की कहीं आगे चल के कुछ गलत रास्ता नहीं ले, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि ऐसा करते हैं, अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद में शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहां मानने वाला था। हर हफ्ते मैं उससे मिलने जाता त्रिलोकचंद जी। अब हर हफ्ते पैसे भी कहां से निकालूं किराए के, बस के। तो आजू बाजू के जो स्ट्रीट होकर थे उनके उधार के पैसे लेके मैं मुंबई जाता उनसे मिलने के लिए। और उस उधार के पैसों में 8-9 घंटे के एसटी के सफर में मेरे दिल की हर धड़कन मुझसे यही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। अब तो आप सबसे विनंती है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इन सब लाइनों को बड़ा रट्टा लगा लो। आने वाले दिनों में आपको बहुत काम आने वाली है। और बैचलर तो बिल्कुल इससे वंचित रहे, आप बिल्कुल लिख के रख सकते हो। उस एसटी के सफर में हर बार ऐसा होता, हर हफ्ते के कुछ उसके लिए मैं गिफ्ट लेके जाऊं, लेकिन लगता फिर मेरा छोटा सा गिफ्ट उसके उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगा। फिर लगता कुछ फ्लावर ही लेके जाऊं, लेकिन जब जब मैंने उसके लिए भालचंद्र जी फ्लावर खरीदने की बात सोची, मेरी दिल की धड़कन से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं। खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। मुंबई में जब भी हम गार्डन में किसी पेड़ के नीचे मिलते, जब जब उसका हाथ मेरे हाथ में अनायास आया, उन दिनों मैंने उसको इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। 1 साल पूरा हुआ और जैसा मैं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी न लाए, मेरी इन बातों को उसने बिल्कुल मान्य रखा, उसको रिस्पेक्ट दी। और महाबलेश्वर की स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। तीसरे चौथे दिन से वापस हमने उस हैंड कार्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन होता ऐसा था कि हम उस हैंड कार्ड पे स्वाभिमान खुददारी की बड़ी बड़ी बातें करते, और तभी लकड़ियां पटकते हुए हमारे कुछ और दृष्टिबाधित मित्र वहां से भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। पता नहीं आजू बाजू के राज्यों के भी हमारे इन दिव्यांग दृष्टिबाधित मित्रों को पता चल जाता था कि महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन है, वहां गए तो बहुत ज्यादा से ज्यादा भिक्षा मिलेगी। और ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता, हम एक बात करते, वहां सामने से वे भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। और ऐसी 5 मेरे दृष्टिबाधित मित्रों को मैंने एक दिन स्टॉल पे बुलवाया, जो सामने से जा रहे थे नेता, उनको लेके स्टॉल पे मेरी धर्मपत्नी, उनको चाय पिलाई, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। पूछने पे पता चला कि कुछ 80-90 रुपए दिन के वे जोड़ लेते हैं इस भिक्षा के काम से। मेरी इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 300 रुपया आपको रोज के देना चाहता हूं, बस इस घटिया काम को बंद करो, और रहने खाने की भी सब व्यवस्था मैं आपके साथ करता हूं। और उनको समझाकर उन 5 पहले दृष्टिबाधित मित्रों को लेकर मैं और नीता उस हमारे एक कमरे के घर में पहुंचे। दूसरे दिन हमने भाड़े पे कुछ व्यवस्थाएं देख के रखी थी, तो एक खेड़े गांव में 8 रूम का एक वर्कशॉप हमने भाड़े पे ले लिया, जो 4 रूम हमारे इन ब्लाइंड मित्रों के रहने के लिए और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए हमने व्यवस्था वहां पे शुरू कर दी। 5-25 दिन तो बड़े ठीक ठीक कटे हैं, लेकिन ये ब्लाइंड मित्रों का नेटवर्क इतना अच्छा होता है, जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। ये हमारे ब्लाइंड मित्र भले साल भर में 500 रुपए का मोबाइल में रिचार्ज न कराए, लेकिन रोज सुबह उठकर वे कॉल सेंटर को फोन करके ये जरूर पूछना चाहेंगे कि आज की नई स्कीम कौन सी। और इसी नेटवर्क के चलते इतनी बड़ी संख्या हो गई कि महाबलेश्वर में ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, 300 रुपए रोज के देता है, रहने खाने की व्यवस्था, और कहीं धूप में जाना नहीं है, बस यहाँ पे छाव में बैठ के म्यूजिक सुनते हुए कैंडल बनानी है। तो वो काफी भीड़ लग गई। अब यहाँ पे कितने सारे लोग कैंडल बनाते थे, कैंडल की थप्पियां लग जाती थी, लेकिन बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार थी, ये बड़ी गड़बड़ वाली बात होती थी। और उन दिनों लगा कि अब ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हमें आज नहीं तो कल इसको बंद करना पड़ेगा। और बड़े बुजुर्गों की बात बार बार दिमाग में आ रही थी, जो एक गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको तो ये बात बिल्कुल सुननी पड़ती है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। मैंने भी कई बार मेरे बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी थी, कुछ अलग करने की कोशिश की नहीं कि तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो।
और उन दिनों लगता था कि शायद वे ठीक ही कह रहे थे। उनकी बात तो दिमाग में चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी बालचंद्र जी कि ये क्या बात होगी, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा दे दी। उन्हीं दिनों मैंने अब्दुल कलाम साहब का बड़ा सुंदर एक भाषण रेडियो पे सुना था, और उसकी एक लाइन तो मुझे इतनी अच्छी लगी, उसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। आज इस प्रोग्राम से आप कुछ लेके न जाएं, लेकिन इन लाइन को आप अपने साथ में जरूर लेके जाना। क्या जबरदस्त लाइन के इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इन लाइनों से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए, जहां एक और टेबल मिली हमने हमारा शोरूम खड़ा करना शुरू किया, कहीं और एक कमरा मिल गया हमने हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के आजू बाजू के राज्यों से भी काफी दिव्यांग मित्र, दृष्टिबाधित मित्र हमसे जुड़ रहे थे। हमने वहां पे उनके लिए रिटेल काउंटर, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था और उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्थाएं शुरू की। नीता शुरुआत से चाहती थी कि कंपनी में कोई मालिक नौकर न हो। उसकी बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इस तरह से सनराइज कैंडल को किया गया कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था सब नंग पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जितना मार्केट का काम था पूरा हमने कमीशन पे डाल दिया, जितना बेचो उतना आपका, जितना बनाओ उतना आपका। और इस तरह से ये काम आगे बढ़ा, और इसका नतीजा ये हुआ कि उस छोटी सी एक डिजाइन से जो शुरुआत हुई थी, आज जैसे रविंद्र जी ने कहा कि 10,000 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। 20 किलो मोम से जो शुरुआत हुई थी, गए साल हमें 2000 टन से ज्यादा कच्चा माल कम पड़ गया दोस्तों। और 67 कंट्रीज में, पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज में प्रोडक्ट जाते हैं हमारे। करीब 9,500 से ज्यादा दिव्यांग मित्र और 650 से ज्यादा हमारे एबल बॉडी के लोग जो सनराइज कैंडल के लिए काम करते हैं। 50 से ज्यादा MBA किए हुए हमारे ब्लाइंड मित्र कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं मार्केटिंग के लिए। और आज 10,000 रुपए से लेके 40,000, 45,000 रुपए मंथली हर एक इनकम पा लेता है। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज संजय गांधी निराधार योजना के 600-800 रुपए पे महीने पे वो पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थे। आज वो जो घर उनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारे ब्लाइंड मित्र उन घरों को पैसा भेज के उनको संभालने लग गए। जो घर पे बोझरूप थे, आज वे अपने घरों का बोझ उठाने लगे। उनकी शादियां मुमकिन हुई, उनके बच्चों का एजुकेशन। इस तरह से ये बड़ी सुंदर दृष्टि से आगे बढ़ा। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों न दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है दोस्तों। वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर ही किंग है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारा टीम मेंबर है, खरे अर्थ में वो गॉड है, वो ईश्वर है। कस्टमर तो बाद में आता है दोस्तों। जो हमारे लिए काम करता है, अगर हमने उसको संभाल लिया तो आगे की रास्ते बहुत अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। त्रिलोचन जी, मैं खास धन्यवाद देना चाहूंगा कि RCM आज देश दुनिया की सरहदों को लांग रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने सबके कंधों पे जवाब दे रहे, देखिए सबको लेकर आप आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों। सिफारिशें, वसीले और पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए, काम ही हमारे लिए एक स्टेटस, एक सिंबल बन जाए दोस्तों। और इस तरह से हमने एक क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से हमें 2008 में एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई BKC में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में ये अवार्ड हमें दिया गया। नीताजी अंबानी और मुकेश जी अंबानी के हाथों ये पुरस्कार दिया गया। उनके जाने के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट सर हमें मेकर चेंबर 4 के 9th फ्लोर पे अपनी ऑफिस में ले गए। मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि भाभी जी, अंबानी कपल चाहता था कि ये कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है। हमारी अवार्ड कमेटी आके देखे गई थी कि इस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, ये पैसे रखो,
को रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, और भी पैसे चाहिए तो ले लेना, बड़ी फैक्ट्री डालो और आगे बढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा इन दिव्यांग मित्रों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। रिलायंस जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेगी। माँ के संस्कार काम आ गए, वो कवर मैंने उनके हाथ में देते हुए कहा, नहीं सर ये पैसा तो मुझे जंग लगा देगा, आप देना ही चाहते हो तो मुझे काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारी सिस्टर कंसर्न आपके साथ जुड़ी हुई है, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आपको लगते हैं, तो क्यों ना आप हमारी बनाई हुई मोमबत्तियों का उसमें उपयोग करते हैं। इसमें खुशबू है, इसमें उजाला है, और इसके कारण अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट होती है। और यह बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। हम सब यहाँ पे एक से बढ़कर एक उद्योजक, एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर आज इस कार्यक्रम में हम जुड़े हुए हैं। मित्रों, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात मुझे बताइए और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को लौटाकर अब तक करीब 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 100 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस हमें दे चुकी है। हजारों हाथों को इससे हर साल रोजगार जनरेट होती है। अभी हम रिलायंस की दिवाली गिफ्ट के लिए हमारी हर यूनिट काम पे लगी हुई है दोस्तों। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से सनराइज कैंडल ने आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे जरूरी है उसको बेचना। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आज 200 से ज्यादा बड़ी बड़ी मैनेजमेंट कॉलेज सनराइज कैंडल को केस स्टडी लेती हैं। कभी हम वहां जाते हैं, उनके स्टूडेंट हमारी यूनिट्स पे विजिट करते हैं, इंडस्ट्रीज विजिट पे। मैं उन सभी मित्रों से, सभी स्टूडेंट मित्रों से कहता हूं कि अगर आप चीजें बेच सकते हो तो फिर आपको बनाने का अधिकार है, अदरवाइज आप आपका वक्त जाया कर रहे हैं। पहले हम चीजें बेचना सीखें, हम पहले मार्केटिंग सीखें। इसमें बड़ी छोटी सी घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक सब मित्रों को? जी सर, यस सर, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं एक छोटी सी मार्केटिंग की बड़ी घटना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि हर इंडस्ट्री का एक वेस्टेज होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी वेस्टेज नहीं होता। लास्ट में जो चूरा वगैरह होता है वो भी सब रिसाइकलिंग हो जाता है और काम में ले लिया जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में तो कुछ किलोज में कार्विंग एम्बोस करते हुए, डाइवर्ट करते हुए कुछ किलोज में चूरा जमा होता था, तो हमने उसको संभाल के रख दिया कि आज नहीं तो कल उसको हम रिसाइकलिंग में ले ले। किलो में से कब क्विंटल्स और क्विंटल में से कब टन्स में ये चूरा जमा होने लगा हमें भी पता नहीं चला। गोडाउनों में जब वो बीच में आने लगा हमारे सब स्टोरेज में, तब हमें लगा कि अब इसको ठिकाने पे लगाया जाए। तो जैसे हम जानते थे, हमने उसको गर्म करके और उसको पिघलाकर और उसमें से हमने अलग अलग डिजाइन की कैंडल्स बनाने की कोशिश की। लेकिन इतने सारे बारीक बारीक, रेती से भी बारीक चूरे अलग अलग कलर के, कि जब वो मिक्स हो जाते थे गर्म करते समय तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। बड़े भद्दे कलर आते थे। हमने लाल, पीले, नीले, हरे काफी कलर उसके अंदर में डाले, लेकिन रिजल्ट सेम थे। काफी सोच विचार करके हमने उसमें काले कलर डाले, और जब डाइस में से कैंडल निकली तो बड़ी ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे हर वॉलेंटियर ने कहा कि ये काली कैंडल तो आज तक मार्केट में हमने कभी देखी नहीं, ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आके पूरा 1.5 महीना हमने हमारी सभी 71 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमने बाकी सब प्रोडक्शन के लिए रोका, और जितना भी चूरा था हमारे पास टनों, सब काली कैंडल में ढालने के लिए सबको हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। थप्पियां लग गई काली कैंडल की, अलग अलग शेप की, अलग अलग उसमें फ्रेग्रेंस डाले गए। पैकेजिंग टीम ने बड़ा प्यारा काम किया, बड़ी सुंदर उसको प्रेजेंटेशन बॉक्स तैयार किए, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेचने के लिए। अब महीने सवा महीने के बाद में हमने जब रिजल्ट जानने के लिए पूरा सर्वे किया इस काली कैंडल का, तो सर पर हाथ रख के बैठ गए। एक भी काली कैंडल नहीं बिकी थी, ऐसे की ऐसी पड़ी थी। हमने कारण जानने की कोशिश की, तो बेचने वाले जो हमारे ब्लाइंड एग्जीक्यूटिव थे, जो सेल्स संभालते थे, उन्होंने कहा कि काली कैंडल कोई खरीदना ही नहीं चाहता, हर कोई काली कैंडल को नेगेटिव के साथ में जोड़ता है। और ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी कि अब इतने सारी कैंडल्स का करे क्या। पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में फ्यूल, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, इतना सारा लेबर, कंपनी इस नुकसान में से कैसे बाहर आती, और बड़ी मुश्किल वाली बात थी। और ऐसी एक दिन मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, किसी एक यूनिट पे था, और रेडियो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है, और वही रेडियो पे कुछ बात चल रही थी, शायद शोले पिक्चर का एक प्रोग्राम का कोई डायलॉग चल रहा था, और संजीव कुमार उस जेलर से कह रहे थे, और उनको पूछने में कि ये अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को वे जेल से छुड़ाने के लिए गए थे, तो जेलर पूछता है कि इनको क्या करोगे आप, ये तो पहले से ही गुंडे बदमाश है। तब संजीव कुमार बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मैं ये जानता हूं कि लोहा ही लोहे को काटता है। और ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये शायद प्रोग्राम मेरे लिए ही है, शायद मुझे कुछ कह रहा है। वहां पे वो नेगेटिव वाली बात मुझे लग रही थी, जो दुकानों से हमें फीडबैक मिला था कि नेगेटिव वाली
बात कैंडल से जुड़ चुकी है और बस फिर मुझे बात आगे की समझ में आ गई। मैंने गाड़ी निकाली और दोस्तों के पास पहुंचा जो बेचने वाले थे नियरेस्ट हमारे शोरूम। मैंने उनको कहा कि सबसे पहले कस्टमर को आप काली कैंडल हाथ में देना, लेकिन वो कहते ये नेगेटिव वाली बात है, ये समझते ही नहीं है और कोई हाथ में लेना नहीं चाहता। मैंने कहा पहले काली कैंडल उनको हाथ में देना और उनको जितना हो सके विनम्रता से ये जरूर कह देना कि तुम्हारे दुकान की, घर की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। इतना कहना था नहीं कि एक तूफान सा आ गया, हर कोई एक काली कैंडल लेना चाहता था, हर कोई, क्योंकि अपना नेगेटिव एनर्जी से त्रस्त था, वो नेगेटिव एनर्जी भगाने के लिए हमारी काली कैंडल खरीदना चाहता था। अभी खरीदार भी कोई आम किसान मजदूर नहीं थे, जितने हाई प्रोफाइल थे वही लोग ये काली कैंडल खरीदना चाहते थे। आगे चलकर तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से हमें हजारों की संख्या में इस काली कैंडल का ऑर्डर मिला और नतीजा ये हुआ कि हमारे चूरा तो कब का खत्म हो जाता है, अब सफेद मोम को हमें काला कलर डालकर और हमें ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। दोस्तों, हमने उनकी नेगेटिव एनर्जी भगाई नहीं भगाई मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टोरेज, हमारे गोडाउन में से चूरा तुरंत तुरंत खत्म हो जाता है। हमने उनको कोई चीट नहीं किया। वे जो चाहते थे मार्केट में, जो वो चाहते थे, जो कभी फेंसुई के बारे में कुछ पूछते थे, कभी कुछ इस तरह से के कुछ, तो उनको जो चाहिए था उनको मार्केट में मिल गया। वे भी बड़े संतुष्ट थे, वे भी बड़े खुश थे, वो भी हमारे नियमित ग्राहक बन चुके हैं। तो दोस्तों, बेचना बहुत जरूरी है। ये सभी, ये इसके पहले तो हरित संजीवनी के पहले तो हालत ऐसी थी कि देवताओं से भी हल नहीं हुई और जिंदगी कभी सरल नहीं हुई। कभी सूखा तो कभी बाढ़ ने धोया, इस बार भी फसल नहीं हुई। हर किसान यही कहता था, लेकिन संजीवनी, हरित संजीवनी के आने के बाद, 2009 में हरित संजीवनी के लॉन्च होने के बाद, आरसीएम का आने के बाद में किसानों ने अब प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट न रहते हुए एक अलग तरीके से किसानी करना शुरू किया। अभी अभी नए नए जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हुए हैं, ऑर्गेनिक किसानी के करीब 51% से ग्रोथ बढ़ चुकी है। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि त्रिलोकचंद जी आपके मार्गदर्शन में, भालचंद्र जी के मार्गदर्शन में हरी संजीवनी और आरसीएम सिर्फ 51% नहीं, लेकिन पतंजलि से भी आगा 150-200% से ज्यादा वो सालाना ग्रोथ करके और एक नया मुकाम हासिल करेगा।